ये फैक्टर जो हम एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने वालों के साथ जुड़ते हैं, वो पत्रकार बिरादरी में भी जुड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे पत्रकार ईमानदारी से कवरेज कर रहे हैं, उनके कोई आग्रह दुराग्रह नहीं या कोई करप्शन वाला खेल उनके साथ नहीं है, क्योंकि उन जिन संस्थानों के लिए वो काम कर रहे होते हैं, उनके भी अपने स्वार्थ होते हैं, उससे भी वो संचालित होते हैं। तो यहाँ भी ये चीजें हैं, भले ही वो उस पैमाने पे ना होते हो, क्योंकि उतने बड़े स्तर पर प्रभावित ना कर सके, लेकिन ये फैक्टर को भी हमें, क्या हम इसके साथ जोड़कर देख सकते हैं? अनम्यूट कर लीजिए जी। जी, मेरा ख्याल है कि हमें इसको जोड़कर देखना चाहिए। और बात यह है कि जैसे शीतल जी ने, अशोक जी ने और अनिल जी ने जो कही है, वो अपने आप में जो मैदानी अनुभव हैं, उन अनुभवों का निचोड़ है और उन निचोड़ के आधार पर हम पत्रकारों की अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की, जब आपातकाल लगा था, तब तो कोई एग्जिट पोल होते नहीं थे, टेलीविज़न था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तब डिजिटल टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, तो टूल्स जो थे हमारे पास, टूल्स के नाम पर हमारे अपने वो गुरु थे, जिन्होंने हमको चुनाव में कवरेज कैसे करना और मतदाताओं के मन और मिजाज को कैसे पढ़ना, मूड को कैसे पढ़ना, इसके कुछ चीज़ों की का प्रशिक्षण दिया। और हम कह सकते हैं कि जब तक ये एग्जिट पोल नहीं होते थे, मतलब 96 के बाद से एक तरह से शुरुआत हुई व्यवस्थित तौर पे, तब तक हम लोगों ने जितने भी चुनाव कवर किए, 77 का चुनाव, 80 का चुनाव, 84 का चुनाव, 89 का चुनाव, 91 का चुनाव और काफी हद तक 96 का भी। तो 96 तक तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पत्रकार अपने उन संस्कारों या जो अपने जो उस अनुभव के आधार पर जो चीजें मतदाता के मन से निकालते थे, वो हमारे काफी हद तक परिणामों से मेल खाते थे। और वो परिणाम वाकई में करीब-करीब 5, 7, 10% अंतर आता था, लेकिन ये पता लग जाता था कि हाँ भाई, इंदिरा जी यहाँ से हार रही हैं, यहाँ से इंदिरा गांधी की पार्टी यहाँ से जीत रही है, यहाँ से जनता पार्टी ही निपट रही है, वीपी सिंह यहाँ कमजोर हैं, वहां भारी हैं, नरसिंह राव ने अपनी सारी कांग्रेस को चौपट कर दिया, सारे बड़े नेताओं को बाहर कर दिया, तो वो तो जा ही रहे हैं बाहर। मतलब कई तरह के ऐसे पैमाने होते थे। लेकिन जब ये एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं याद कर सकता हूँ मुकेश जी, कि 96 में और उसके बाद के जो एक और 2 मध्यावधि चुनाव जब हुए थे लोकसभा के, तो उन दोनों में भी बहुत ही क्योंकि कोई व्यवस्थित एजेंसियां उस तरह से पनपी नहीं थी, तो या तो हम लोग चैनलों के तरफ से, जो उस समय चैनल भी उस तरह से 1-2 ही चैनल थे, तो कराते थे, तो वो बहुत ही उसमें पारदर्शिता उस तरीके में और ईमानदारी होती थी। 2001 के बाद चीजें बड़ी तेजी के साथ बदली। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं कि मैं 2003 या 4 में भारत का जो नंबर 1 चैनल है उसमें एक संपादक था और एक हमने एग्जिट पोल कराया था और उसमें जो नागपुर का जो इलाका था, वहां से हमने कुछ जो प्रत्याशियों के बारे में अनुमान लिए, तो जब वो अनुमान हमारे सामने आए, तो देखा कि वो अनुमान तो मतलब हम लोग एज ए जर्नलिस्ट अगर हम कहें कि मुझे तो मेरे गले नहीं उतरे। ये बात मीटिंग में रखी गई और मीटिंग में जब रखी गई तो दोबारा जांच करने को हम लोगों ने कहा, जो एजेंसी को हमने लिया था, और जांच करने को कहा। तो पता ये लगा कि जिन जो फॉर्मेट या जो फॉर्म या जो सर्वेक्षण का जो जो एक प्रारूप था, वो जिन मतदाताओं का नाम उसमें लिखा हुआ था, वो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी के लोग गए ही नहीं वहां, और वो नाम उन्होंने एक जगह बैठ के कहीं ढाबे पर बैठ के भर दिए और कई लाख रुपए का मुकेश जी पेमेंट हमें रोकना पड़ा। तो ये तो एग्जिट पोल की एजेंसी वाली बात हो गई। इसका अर्थ ये भी हम अप्रत्यक्ष रूप से निकालें कि अब चैनलों की तादाद बढ़ गई है, इतनी अधिक हो गई है कि उनके साथ जो प्रोफेशनल्स हैं, वो वाकई में मतदाताओं के मन और मूड को पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है। वो फिर टूल्स की बात करते हैं, फॉर्मेट की बात करते हैं, तरीकों की बात करते हैं कि भाई ये प्रश्नावली है, ये उत्तर है, ये है, अगर ये बोल रहा है तो ये निकलेगा, एक चीज। अब पत्रकारों की बात करें तो 2004 का जब चुनाव हुआ था मुकेश जी, तो फील गुड फैक्टर बड़ा माना जा रहा था और उस समय सारे एग्जिट पोल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को दोबारा आता हुआ बता रहे थे।
मैंने उस समय कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक एक ट्रेवलॉग किया था। और जब ट्रेवलॉग पूरा करके आया, आखिरी एपिसोड रायबरेली अमेठी तरफ से था। जब मैं आया और लाइव में जब मैं बैठा तो मेरा तो जो डायरी में जो नोट्स थे, उस आधार पर मैंने साफ बोला कि ये फील गुड नहीं है। तो जो चैनल के प्रधान संपादक थे और जो इवन मालिक भी थे, किसी को यकीन नहीं आया और 1-2 बार चला के फिर वो बड़ी सफाई के साथ धीरे-धीरे उतार दिया गया, क्योंकि सारे एग्जिट पोल तो कह रहे थे कि अटल जी दोबारा आ रहे हैं। तो जब ये सरकार हार गई, अटल जी हार गए और यूपीए सत्ता में आई, तब फिर मुझे कहीं से खोजा गया कि भाई तुम बात क्या कर रहे थे, कैसे क्या तरीका था। तब मैंने बताया कि जो पत्रकारिता के 1976 के मेरे टूल्स थे, जो मेरे अपने पाठशाला में हमने सीखा था, मैंने तो उस आधार पर आकलन किया था। अब एक बात और मैं बता दूं, अब आता हूं मैं उत्तर प्रदेश के ऊपर कि नहीं, लेकिन बादल जी, एक प्रश्न जी, यहाँ पर बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा जी, कि जी, 1976 में देश की आबादी क्या रही होगी और जी, 2021-22 में आबादी में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो जी, पत्रकारों की रीच, पहुंच जी, उतने बड़े मतदाता वर्ग तक अब नहीं रही है और पत्रकार का स्वभाव भी बदला है। बहुत कम नहीं, पत्रकार हैं जो लगातार फील्ड में जाते रहते हैं, लगातार अब लोगों के टच में रहते हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए ना कि 1976 का जो मतदाता था, आज 2022 के हिंदुस्तान का मतदाता भी वो नहीं है। आज वो का जो मतदाता है, 1976 में तो बड़ी ईमानदारी से बोल देता था, साफ भी बोलता था, 80 तक में बोलता था, 85 में भी बोलता था। लेकिन 2022 में जब आप जाते हो उसके सामने, तो वो आपका लोगो देखता है, आपका माइक देखता है, आपका चेहरा देखता है, आप तो उस चैनल के हैं। अरे भाई साहब, आप तो उस पार्टी के हैं, कौन-सी पार्टी के पत्रकार हैं? तो मतदाता भी अब बहुत समझदार हो गया है। मेरे कहने का अर्थ ये भी है, अगर आप आबादी की तुलना करते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मतदाता आपको सही जानकारी नहीं दे रहा है। आपको जी, उसके अंदर से, उसके पेट में जाकर के उसका अंदर की चीज निकालनी पड़ेगी। और माफ कीजिए, एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज के जो लोग हैं, वो पेशेवर पत्रकार नहीं होते। वो सैलरी पेड एम्प्लॉय होते हैं ज्यादातर। कुछ लोग होते होंगे जो कंपाइल करते होंगे और जब जो नतीजे आए होंगे, लेकिन वो पत्रकार नहीं होने का नुकसान उनको होता है क्योंकि वो आंखों की भाषा नहीं पढ़ पाते। हम लोग बहुत बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, आंखें पढ़ते हैं चैनलों में नेताओं की, लेकिन ना वो मूड पढ़ पाते हैं, ना मिजाज पढ़ पाते हैं, इसलिए वो मतदाता उनको सही उत्तर नहीं देता।